तो एक अच्छा सवाल हमारे सामने है। इसमें देखो 3 प्लेन्स दिए हुए हैं तुम्हारे पास, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2 एंड 3। कंडीशन है कि तीनों के तीनों जो प्लेन्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन से पास कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कंडीशन बनानी है कि अगर ये तीनों प्लेन्स एक स्ट्रेट लाइन से पास करते हैं तो फिर बेसिकली ये तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अच्छा, तो इस सवाल को करने की 2-3 अप्रोचेस हो सकती हैं। 3 अप्रोचेस मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करते जाते हैं और सबके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालते जाते हैं। सबके अकॉर्डिंग तो नहीं निकालेंगे, उसमें मैं बता दूंगा तुम्हें तरीके कैसे हैं, है ना। एक अप्रोच जो मुझे बहुत ही आसान लग रही है वो डिटरमिनेंट वाली अप्रोच है। बट डिटरमिनेंट वाली अप्रोच मुझे नहीं लगता कि 11th में भी अगर वो चीज़ स्कूल लेवल पर सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती है। सॉल्विंग इक्वेशंस, है ना, अगर हम लोग क्रेमर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर एक 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस वाला सेट अगर सॉल्व करें तो उसके ज़रिए ये चीज़ बहुत ही क्विकली हो जाती है। मैं खैर तुम्हें प्लेन से इस चीज़ को सॉल्व करके बताता हूँ। सिंपल फंडा जो प्लेन्स का रहता है ना, उससे सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो, तुम्हारे पास जो 2 प्लेन्स का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उससे बेसिकली एक और प्लेन गुजर रहा है। ये लेट से जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से दरअसल एक प्लेन और गुजर रहा है, ये ऐसा कुछ। ठीक, ये ऐसा कुछ। 3 प्लेन्स हैं, P1, P2 और P3। ठीक, P1, P2 और P3 तीनों का ही हैव अ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, तो अब इस चीज़ को, जैसा कि तुम अब तक समझ गए होगे, किस तरह से डील किया जा सकता है। बाय फैमिली ऑफ प्लेन्स। क्या करो, जो 2 प्लेन्स हैं, लेट से P1 और P3, P1 और P2 ले लेते हैं लेट सपोज। तो इनसे गुजरने वाला एक नया प्लेन मैंने लिखा P1 प्लस लैम्डा P2। अच्छा, ये प्लेन और P3 इक्वल्स टू 0, ये प्लेन, ये दोनों आइडेंटिकल है ना। तो जो दोनों के नॉर्मल रहेंगे उनके जो कोफिशिएंट्स रहेंगे बेसिकली वो कैसा प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक, एक तरीका तो ये होता है। इस तरीके से मैं सॉल्व करके तुमको दिखा देता हूँ, बाकी फिर हम लोग क्रेमर वगैरह और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो मामला कुछ ऐसा है। P1 ये है बैठा तुम्हारे पास। कैलकुलेशंस एक्चुअल में थोड़ी इसकी अलजेब्रा वाली अच्छी जा सकती है। माइनस BZ P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 CX माइनस वाई प्लस AZ बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से नॉर्मल वगैरह सेपरेट आउट कर लेते हैं अपन। ठीक, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि नॉर्मल के जो DRs हैं वो तो आ गए हैं मेरे पास। अच्छा, P3 इक्वल्स टू 0, ये क्या है तुम्हारे पास, ये रहेगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0, ये आ गए हैं मेरे पास। अच्छा, P3 इक्वल्स टू 0 उसको भी लिख लिया जाए। वो दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल रहेंगी। BX प्लस AY माइनस Z बराबर 0, ये है मेरे पास P3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा, अब देखो, यहाँ से गुजरने वाला जो प्लेन है, मतलब P1 और P2 के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जो प्लेन है वो मैंने इसके थ्रू लिखा है। प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। ठीक, अभी उस प्लेन को अगर मैं P3 अज्यूम कर रहा हूँ, है ना भाई, वो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता हुआ एक और प्लेन भी तो है। तो द सेम प्लेन
इज P3। ठीक, ठीक है भाई, 3 प्लेन्स हैं जो कि जिनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है ना। तो 2 प्लेन्स जिनके थ्रू होता हुआ एक प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरा प्लेन जा सकता है, 2 प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होता हुआ जो तीसरा प्लेन जा सकता है वो मैंने ले लिया, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0। लेट से वही प्लेन तुम्हारा P3 है। ठीक, तो इससे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी निकल कर। कैसे, देखो, 1 प्लस लैम्डा C अपॉन B इक्वल्स माइनस C प्लस लैम्डा अपॉन A इक्वल्स माइनस B प्लस A लैम्डा अपॉन माइनस। ऐसे ही होगा कुछ। इससे अगर तुम लैम्डा के लिए सॉल्व करो तो देखो क्या आता है। ये दोनों को अगर तुम सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, A प्लस लैम्डा ए सी इक्वल्स माइनस बी सी माइनस बी लैम्डा। इसका मतलब A प्लस बी सी इक्वल्स माइनस बी माइनस ए सी टाइम्स लैम्डा। मेरे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाती है A प्लस बी सी अपॉन बी प्लस ए सी, माइनस साइन के साथ। अच्छा, सेकंड और थर्ड से देखो मेरे पास क्या आ जाता है, लैम्डा की एक और वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सॉल्विंग दीज टू यू गेट C प्लस लैम्डा इक्वल्स माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर लैम्डा। इससे जब तुम लैम्डा एलिमिनेट करोगे तो तुम्हारी जो कंडीशन है ना वो आ जाएगी। देखो यहाँ से आ रहा है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर लैम्डा बराबर माइनस C माइनस ए बी। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ से आ रही है क्लियर है। अच्छा, तो ये दोनों लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं अगर मैं इक्वेट करता हूँ both the values of lambda, क्या मिल जाएगा देखो, a प्लस बी सी अपॉन बी प्लस ए सी सी प्लस ए बी 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए प्लस बी सी। सब कुछ एक बार चेक कर लेने दो। चेक करो, प्लस होगा ये, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो ये जब इधर जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर होगा ये। ठीक है, मेरा किया हुआ है वैसे, इसीलिए मुझे ऑलमोस्ट याद सा था। ठीक है, पर अगर नहीं किया हुआ रहता तो ये सिली मिस्टेक हो गई रहती। अभी ठीक है, सी प्लस ए बी। ठीक, तो 1 माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं इसको। माइनस माइनस साइन तो कट जाएंगे पहले ही। यहाँ एक माइनस था, यहाँ एक माइनस था ना, ये हट जाएगा। सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो a प्लस बी सी माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी बराबर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी। ठीक, ये बी सी तो हटा लो।
ए माइनस ए 1 - a² ठीक है बराबर ए को तो देखो तुम पूरा ही कॉमन हटा सकते हो 1 - a² माइनस ABC इक्वल्स B² प्लस C² प्लस ABC ठीक है कितना आ जाता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ABC इक्वल्स टू 1 ये अपनी कंडीशन आ जाती है। इसको बहुत ही नीटली लाया जा सकता था, ये फैमिली ऑफ प्लेन से करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी वैसे तो, इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से एक्चुअल में किया जा सकता था। देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अपने पास लेट्स से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें रिकॉल या रिवाइज करवाऊँ। ये हो गया मेथड 1 ठीक है, तो उसमें मेथड 2 देखो तुम्हारा काफ़ी सिंपल जाएगा तुमको। लेट्स से तुम्हारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। अब उसमें जाहिर सी बात है जो x की वैल्यू है वो तुम्हारे पास ये रहती है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, यही रहता ना मामला। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ रही है, लेट्स से डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z तीनों के तीनों हो गए 0, क्या होगा अगर तुम्हारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब क्या होगा भाई? कोई दिक्कत नहीं है, x y और z तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक, इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब तीनों के तीनों 0 आया ना तुम्हारे पास, ऑल द वेरिएबल 0, इसका मतलब क्या रहता है? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, ऑल वेरिएबल, ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स बराबर 0। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा 0 के बराबर है, तो कैसा हो सकता है? 2 केसेस हो सकते हैं उसमें। एक तो हो सकता है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, या एक हो सकता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें तुम क्या करते हो, जब लेट से डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z और डेल्टा सभी के सभी अगर 0 हैं, तो उसमें एक वेरिएबल को t अज्यूम करके, समझे, तुम एक वेरिएबल को t ले लो। ठीक, जैसे लेट से एक्स वाई जेड में तुम्हारे पास है ना 3 इक्वेशंस हैं, तो z इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करके, ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? we put z equals to t and find out the values of x and y with the help of any two equations। समझ गए बात?
उसके बाद वी पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड in terms of t in the third equation. समझ रहे हो बात? if LHS बराबर RHS then there exists infinitely many solutions otherwise नो सॉल्यूशन। समझ गए? इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें बताने का एक पर्पस है। अगर मान लेते हैं एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसके अलावा कोई डायरेक्शन वेक्टर होगा, मान लेते हैं b1 b2 b3 है। समझ गए? लेट्स से द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हैज़ DRs से हैज़ DRs b1 b2 एंड b3, ऐसा मान लेते हैं ऐसा। ठीक, अच्छा, तो ये जो लाइन रहेगी, जो तुम्हारा तीसरा प्लेन है उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर रहेगी, हर प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर है? क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना कि DRs अगर ये हैं तो दिस is perpendicular to all the three planes मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई n1 डॉट b1 b2 b3 करते बैठना, अब n1 जो भी होगा, n2 डॉट b1 b2 b3, n3 डॉट b1 b2 b3, है ना? सब कितना रहेगा? 0 0 0। अभी इससे तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस निकल कर आएंगी। कौन कौन सी? देखो, ये ऐसा x माइनस सी वाई प्लस बी जेड माइनस बी जेड, ये है ना जो मेरे पास तो लिखी हुई तो है नहीं यार, ठीक है क्या? तो उससे तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस निकल कर आएंगी। ये जो 3 इक्वेशंस रहेंगी इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। क्लियर है बात? भाई ये जो पर्टिकुलर b1 b2 b3 है, इसका अगर तुमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर तुमको चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही चाहिए मेरे को, नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि b1 b2 b3 तीनों की तीनों जीरो हो जाए, ऐसा वाला नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं इक्वेशंस लिख कर दिखा देता हूँ ना, क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। एक मिनट, इसको मोबाइल पे अगर ओपन कर लें, ठीक है ना, इसको कर लेते हैं ऐसा, इधर ले लो इसको। तो ये जो मेरे पास है b1 माइनस सी b2 माइनस बी b3 बराबर ज़ीरो, ऐसा तुम समझ गए? फिर b1 b2 b3 इक्वल्स टू ज़ीरो, b1 प्लस a b2 माइनस b3 बराबर 0। ठीक,
अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इसमें B1, B2 और B3 तीनों की तीनों वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हो जाएं तब तो सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, करेगा ही करेगा। बट मेरे को एक जनरल सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को एक्चुअल में इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन चाहिए। इसके अलावा इसीलिए सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि जो लाइन के डी आर्स हैं, जाहिर सी बात है 0 0 0 तो नहीं रहेंगे, कोई पॉइंट वेक्टर तो रहेगा नहीं, ठीक है। लाइन्स के डी आर्स ऑफ लाइन है ना, वो 0 0 0 तो है नहीं, ठीक। देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन ऑफ 1 2 एंड 3 डेल्टा हैज़ टू बी ज़ीरो। डेल्टा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 माइनस सी माइनस बी, इससे एक बार में आ जाएगा सट्टा से तुम्हारा वो C-1 A BA-1, समझ रहे हो। इससे एक बार में सटाक से तुम्हारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास इस तरह की चीज़ अगर आती है, इससे भी वही सेम कंडीशन आएगी तुम्हारे पास। जो ऊपर हम लोगों ने डिराइव की थी ना, इससे भी वही सेम कंडीशन तुम्हारे पास आएगी निकल कर। कौन सी, A² + B² + C² + 2ABC बराबर 1, ठीक, वही सेम कंडीशन आएगी निकल कर। इसको शून्य कर देना। अच्छा, अभी इसके बारे में अगर हम लोग और अगर थोड़ी सी बातचीत या फिर अगर तुम करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि जो ये तीन इक्वेशंस हैं, इसका कैसा 0 0 0 सॉल्यूशन ही रहेगा। ये होमोजीनियस इक्वेशंस है, ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक, तो इनका हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन तो रहता ही है। समझ रहे हो। अगर इनका तुम चाहते हो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए, जैसा कि इस केस में हम लोग चाहते हैं ना, मैं इस चीज़ को सेपरेटली लिख देता हूँ। होमोजीनियस इक्वेशंस ऑलवेज हैव a trivial solution, ठीक। for them to have a non-trivial solution, put delta equals to 0। समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस फैक्ट पर बहुत सारे सवाल एक्चुअली बनते हैं, काफ़ी सारे सवाल इस पर बनते हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, तो इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, फॉर 3 planes passing through a line will have infinitely many such points passing through all the 3 planes, है कि नहीं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, infinitely many solution। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास डेल्टा 0 के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। अच्छा, ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, मतलब ये जो सेकंड मेथड है ये मेरा फेवरेट रहा। इसके अलावा तीसरा मेथड तुम इसमें ये भी ट्राई कर सकते हो, फैमिली ऑफ प्लेन्स के थ्रू हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से डायरेक्टली हो गया। और एक तरीका ये भी है, ऐसे ना यूज़ करके फिर बेसिक मेथड है तुम्हारे पास कि भाई यहाँ से एक काम करो, तुम सिंपली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो, ठीक है, मतलब सॉल्व करो बेसिकली, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालो पहली 2 इक्वेशन में से, ठीक।
z के टर्म्स में, जैसे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना तुम्हारे पास, तो सॉल्व तो कर ही लोगे तुम। उसमें काम करो, पहले z की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाल कर बाकी दोनों में रख दो, तो जो बाकी 2 इक्वेशंस बचेगी वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की बचेगी। बेसिकली सॉल्व and you will get the same condition. ठीक है, यही सेम कंडीशन तुमको मिल जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा मेथड हो गया तुम्हारे पास। भाई सिंपली सॉल्व करो अपना और खुश हो जाओ। भाई 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे तुम? जाहिर सी बात है, मतलब सिंपल कॉमन सेंस, एक वेरिएबल पहले हटा लो, उसके बाद बाकी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के उसको सॉल्व करो, बस सिंपल सी बात है। तो 3 अलग अलग तरीक़ों से तुम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे क्विक फायर जो तरीका है तुम्हारा कि एक प्लेन 3 प्लेन्स अगर एक लाइन से अगर गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों प्लेन्स का मतलब जो तुम्हारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो इन्फिनिटली मैनी आएंगे। ठीक, और जो तीनों प्लेन्स हैं खासकर वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना रहे हैं। ठीक है, द बेस्ट मेथड उसमें मैं ये लिखना चाहूँगा समरी में, क्विकेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो आ रहा है तुम्हारे पास वो आ रहा है मेथड 2 से। ध्यान रखना, मेथड 2 इज ओनली वर्किंग ड्यू टू गिवन सेट of equations being an homogeneous one. अगर होमोजीनियस नहीं रहता तो ये सारा मेथड 2 वगैरह सब फंडा बेकार है। फिर अपने को मेथड 1 तो बिंदास है, ठीक है, मेथड 1 के थ्रू हम लोग गए रहते, उसमें तो सॉल्व हो गया रहता। मेथड 3 तो एवरग्रीन है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल धाए सॉल्व करो, है ना, सब कुछ कर लो बढ़िया से। मेथड 2 ओनली वर्क्स बिकॉज द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस इज अ होमोजीनियस वन। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशंस कभी भी अगर आती हैं, है ना, इफ़ एवर होमोजीनियस इक्वेशंस हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन ये पक्की बात है कि डेल्टा ज़ीरो रहेगा तुम्हारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दरअसल। ठीक, तो ये कंडीशन निकालने वाला जो काम है ये तो अब मेरे ख्याल में हो जाता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल असल में इससे एक कदम और आगे है, उसमें तुमसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन पूछ ली गई है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है मतलब, ठीक है, ये सब क्या है यार, अच्छा थ्योरी वगैरह जो इनिशियली है। ठीक, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, बोर्ड्स में तो कभी आने से रहा जन्म में। ठीक है, खैर, तो ये चीज़ आ सकती है, लेकिन 3 प्लेन्स पास थ्रू अ लाइन, कंडीशन क्या बनती है वो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, 3 प्लेन्स पास थ्रू अ लाइन, ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। यहाँ देखो बोला जा रहा है कि 3 प्लेन्स हैं तुम्हारे पास, अगेन वही 1 2 है ना, प्लेन 1 हो गया, प्लेन 2 हो गया, एंड दिस इज प्लेन 3। ये प्लेन 3 हो गया मेरे पास, मीट इन अ लाइन। इसका मतलब क्या, कंडीशन तो पहले बना लो। ठीक, अच्छा, शो दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स इज, इस बार तुम्हें
लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन जो यहाँ पर दी गई है उसे निकाल कर बताना है कि इतनी आएगी। तो पहले देखो इक्वेशंस क्या क्या आ रही है अपने पास। x माइनस, ये तो वही है, सी वाई माइनस बी जेड बराबर शून्य, y माइनस ए जेड माइनस सी एक्स बराबर शून्य, z माइनस बी एक्स माइनस ए वाई बराबर शून्य। ठीक, तो सिंस दीज थ्री प्लेन्स पास थ्रू अ लाइन, मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस सी माइनस बी 1 माइनस ए माइनस सी 1 माइनस बी माइनस ए, ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास शून्य। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1। ये कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ये तो अभी अभी ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया ना, सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसके बाद तुम्हें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन भी निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर मेरे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है मान लेते हैं, तो जो मेरा तीसरा प्लेन है, ठीक, या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो डी आर्स हैं उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ LMN। ठीक है, से the DRs of line of intersection are LMN। समझ रहे हो बात? अच्छा, तो जाहिर सी बात है, सिंस all the planes contain the line of intersection, therefore they will be normal to this line। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब जो इसका जो हर प्लेन का जो नॉर्मल रहेगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, दे विल बी परपेंडिकुलर टू, प्लेन्स परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे, ये लिखो, all the normals of planes will be perpendicular to this line। ठीक, तो इससे मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि नॉर्मल कैसा रहेगा, देखो तुम्हारे पास 1 माइनस सी माइनस बी है ना, ये N1 वेक्टर कैसा हो गया, 1 माइनस सी माइनस बी। अब इसका अगर तुम लाइन के साथ अगर डॉट अगर उठाते हो तो कितना आएगा, N1 पता है, N2 पता है, N3 भी पता है। ठीक, N2 कितना है अपने पास, 1 माइनस ए माइनस सी, N3 अपने को पता है 1 माइनस बी माइनस ए। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ LMN क्या आ जाएगा भाई, LMN बराबर शून्य, ये एक आ जाता है इक्वेशन, और दूसरी क्या आ जाएगी, LMN बराबर शून्य, ये दूसरा आ जाएगा अपने पास। अब देखो ये कैसा सेट है, दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो वी कैन फाइंड आउट द रेशियोज।
ठीक है, एल इज टू एम इज टू एन, वही तो निकालना हमने को। ठीक, सो इसकी मदद से एल इज टू एम इज टू एन कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, अच्छा भाई कैसे निकलेगा? ये सही लिखा है क्या पूरा? एक्स वाई जेड एल माइनस सी एम माइनस बी एन बराबर 0। ठीक है, माइनस सी एक्स है यार, ये तो प्लेन की इक्वेशन ही गलत लिख रखी है मैंने, इसको ऐसा लिखो ना, माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड बराबर 0। ठीक है, यानी कैसा, ठीक से लिखना पड़ेगा यार, इसमें यहाँ गड़बड़ी हो गई है थोड़ा। सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड बराबर 0, ये इधर हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, पहला तो सही है। तो सी एल माइनस एम, ये एन वन एन टू एन थ्री ये अलग अलग आएंगे। सी माइनस वन ए, तीसरा क्या आएगा, बी ए माइनस वन। ठीक, अच्छा तो सी एल माइनस ए प्लस ए एन बनेगा यहाँ। अच्छा अभी देखो, रेशियो अगर तुमको उठाना है कैसे कर सकते हैं, सी प्लस बी है ना, ये कुछ ऐसा लिख लोगे तुम इसको। इसको ऐसा लिख लो इक्वेशंस को, एल माइनस एम सी इक्वल्स टू बी एन सी एल माइनस ए बराबर ए एन। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं क्या आएगा देखो, बी एन ए एन सी एल, एक मिनट रुको, ए कहाँ से आ गया यार, वहाँ एल एम होगा ना,
तो यार इसकी कैलकुलेशन ही इतनी रद्दी है। उसको पूरा ही वापस से देखना पड़ेगा यार, एक बार रुक जाओ ज़रा। यहाँ तक तो सब ठीक है। जो तीसरा नॉर्मल है तुम्हारा Cl माइनस एम प्लस ए, यहाँ गड़बड़ हो गई है। Cl माइनस एम प्लस ए एन होगा, मैंने माइनस ए एन ठूस दिया है यार। ठीक है, ये गड़बड़ है एक्चुअल में। भाई ये चीज़ पता कैसे चलती है कि गड़बड़ी हो गई है? ये वाला फैक्टर एक्चुअल मुझे याद था क्या आ रहा है, ये कर चुका हूँ ना मैं, क्योंकि तो उसमें इसीलिए मैंने शुरू से फिर चेक करना शुरू किया कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। ठीक, अच्छा अभी देखो ये फिर माइनस ए एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस ए रहेगा, ऐसा कुछ। एन अगर हटा लेते हैं तो माइनस ए बी, फिर यहाँ मैं माइनस भी ले आया हूँ, वाह क्या बात है। बी माइनस ए, ये एक माइनस ए एन रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। ठीक है, अभी चेक करें माइनस ए बी माइनस ए सी, एम के नीचे जो चीज़ आ रही थी, आ रहा था माइनस ए माइनस बी सी, यहाँ भी गड़बड़ हो गई है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो माइनस साइन से अगर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए सी बराबर एम अपॉन ए प्लस बी सी, ये ठीक आ रहा है, एन अपॉन वन माइनस सी स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है मेरे पास। तो इससे एल इस टू एम इस टू एन आ जाता है, ए बी प्लस ए सी ए प्लस बी सी वन माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद का जो स्टेप है असल में वो थोड़ा सा ख़तरनाक है। ठीक है, कि ये कैसे चमका, तो कैसे चमका पे वाले हिस्से पे हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। वो इस तरह से आ सकते हैं कि जो ये कंडीशन है उसका तुम इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो, है ना। ये जो कंडीशन है ये तभी वर्क करेगी ना जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जनरेट होगा। तो उसको जनरेट करवाने के लिए देखो, लेट्स से अगर मैं एल स्क्वायर ऐसा लिखता हूँ, ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एल एम और एन ये हैं, डी आर सार, ऐसा बोला जा सकता है कि एल एम एन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ देयरफॉर डी आर्स आर, ये कह सकता हूँ मैं ऐसा, ये बोल सकता हूँ मैं डी आर्स। तो अभी देखो जो डी आर का, जैसे लेट से इसका अगर मैं स्क्वायर अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है चीज़ देखो, ए को मैंने बाहर रखा, बी प्लस सी है ना, ये इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ये देखो आता है वन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। अच्छा, इसमें ये एल के नीचे वाला भी जो कोफिशिएंट है वो भी गड़बड़ हो गया यार, इसमें गड़बड़ियाँ हो रही है, सवाल की यहाँ कोफिशिएंट्स में लगता है मैंने फिर तेल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ी है।
-c -1 आएगा यहाँ पर। -b -ac आ रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये कोफिशिएंट्स एक्चुअल में मैंने जो किए थे उसको मैंने रिफ़र किया है ना, जहाँ पर मैंने किया है तो उस चीज़ में ये मेरे को करेक्शन दिखा। ठीक है, अगर मैं लेट से देख देख के अगर कर रहा होता तब तो फिर कोई मिस्टेक की फिर कोई बात ही नहीं है। मैंने कर रखा था इस सवाल को, वैसे भाई अटैम्प्ट तो करूँगा ही, जाहिर सी बात है, सवाल को एक व्यक्ति अटैम्प्ट तो करता ही है। तो उसमें दरअसल जहाँ पर मैंने अटैम्प्ट किया है सामने रखी है वैसे वो चीज़ मेरे, पर मैं उसको देख के अटैम्प्ट वापस से नहीं कर रहा था, मैं फिर से एक अटैम्प्ट करके बता रहा था फ्रेश। तो उसमें दरअसल जब मिस्टेक होती हुई दिख रही है, किस तरह की मिस्टेक, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, ये a² + b² + c² जनरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए फिर मैंने जब वापस रीचेक किया तो फिर मुझे गड़बड़ी दिखाई दी, b + ac रहेगा ये। ठीक है, तो इसको जब तुम स्क्वेयरिंग करोगे तो देखो अपने पास ये चीज़ आएगी। ठीक, अब देखो जो b² + 2abc है ना, उसका अपन ये कर सकते हैं a² c² का तो वैसी का वैसी रखो, a² + b² + c² + 2abc, ये अपने पास 1 था, तो b² + 2abc को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 - a² - c²। ठीक, अच्छा तो a² देखो अगर मैं कॉमन उठाता हूँ तो वो हो जाएगा c² - 1 प्लस सॉरी माइनस c² - 1, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ इसको मैं। अच्छा 1 - c² के फॉर्मेट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको ऐसा कर लो फिर, तो क्योंकि सवाल में भी वैसे ही दिया हुआ है ना, 1 - c² और 1 - c² का अंडर रूट वगैरह दिया हुआ है, तो ऐसा कर लेते हैं 1 - c² - a² 1 - c², तो ये हो जाता है 1 - c² 1 - a², ऐसा कुछ। ठीक, इससे मैं कह सकता हूँ कि जो L आ रहा वो आएगा इतना। ठीक, अगर तुम a + bc drs कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, b + ac, और जो a + bc वाला जो dr है ना, उसको भी अगर तुम सिमिलरली अगर लिखो तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, ये तो इसकी रही कैलकुलेशंस, इसको अगर तुम लिखते हो सिमिलरली m की वैल्यू जो होगी वो आ जाती है तुम्हारे पास a + bc में कितना आएगा, सिमेट्री से अगर तुम देखो b + ac में b को छोड़ के बाकी वाले आ रहे हैं तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास a को छोड़ के बाकी वाले, है ना, क्या रहेंगे b और c। क्या बोल रहा हूँ मैं छोड़कर, यहाँ देखो b था तो यहाँ देखो आया ही नहीं b, यहाँ देखो a है तो यहाँ देखो a आया ही नहीं, ऐसा ये सिमेट्री होती है। ठीक, तो drs में ये कह सकता हूँ, देखो अब क्या हो जाएंगे, drs ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आर ठीक है, अंडर रूट 1 - c² से अगर तुम डिवाइड कर दो तो ये आ जाएंगे drs। अब बस यही तुम्हें प्रूव भी करना था। ठीक, तो अभी जो मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑब्वियसली ओरिजिन से तो गुजर ही रहा है। क्यों ओरिजिन से गुजर रहा है, वो भी अच्छा लॉजिक है, ध्यान से सुनोगे। जो ओरिजिन है वो सेटिस्फाई करता है, देखो ऑल द 3 प्लेन्स, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी सेटिस्फाई करती है ऑल द 3 प्लेन्स।
तो क्योंकि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ही सेटिस्फाई कर सकती है तीनों प्लेन्स को, है ना, मतलब जो तीनों प्लेन्स को जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर ही आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये पहला फैक्ट है, ये दूसरा फैक्ट है, ये तीसरा फैक्ट है कि एनी पॉइंट satisfying all three planes must lie on line of intersection तो मैं ऐसा कह सकता हूँ that origin lies on line of intersection। ठीक है, therefore the line of intersection becomes this। समझ गए बात, ये मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, क्लियर है ये चीज़। तो यही अपने को साबित भी करना था। ठीक, तो कायदे से अगर तुम देखो तो अपना मेन माथापच्ची एक्चुअल में इस चीज़ को सॉल्व करने में हुआ है। यहाँ से जो डी आर्स अपन ने निकाले उसको सॉल्व करने में एक तो अच्छी खासी माथापच्ची गई, ये तो अपना ऐसे ही आ गया था, ये कंडीशन तो अपने पास ऐसी ही आ गई थी। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये तो अपने पास आ गई। उसके बाद लेकिन डी आर्स निकालने में अच्छी खासी मशक्क़त लगी है, अच्छी खासी, क्योंकि शुरुआत में ये भी गड़बड़ हो गया था, ये भी अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, है ना, और फिर जो डी आर्स निकालने की जो प्रोसीजर रही वो भी अच्छी खासी है, ये भी बता दूँगा। ठीक, वो भी अच्छी खासी है तुम्हारे पास। तो ये डी आर्स इस तरह से अपन ने निकाल लिए। ठीक, जैसे डी आर्स निकाले तो फिर वो आ भी बड़े ऐसे रहे थे कि अंडर रूट ऑफ 1 - a² वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, तो वो एक ही तरीके से किया जा सकता था कि भाई ये इसका स्क्वायर करो तुम और फिर बाद में अंडर रूट ले लो। ठीक है, तो डी आर्स में तुम रेशियो ही कंसिडर करते हो तो उसके बाद फिर ये कॉमन फैक्टर जो है अंडर रूट 1 - c² वाला वो कट जाएगा। ये सब कैसे फैंसी सवाल है, ये एक इंसान इसलिए देखता है, पढ़ता है, सीखता है, उनसे समझने की कोशिश करता है ताकि उसका सोच का दायरा बढ़े, ताकि एग्ज़ाम हॉल में वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा महसूस कर सके। ध्यान रखना, इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर बन गए तो तुम उस वक्त लकी हो, ये समझ लो। ठीक, ज़्यादा तैयारी करने वाला व्यक्ति ज़्यादा लकी रहता है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये सवाल अगर नहीं बनता है कोई इशू की बात नहीं। ठीक, ठीक है देन, तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं। ओके।